नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिमी मीडिया हमेशा से बायस रहा है, पूर्वाग्रहों दुराग्रहों से प्रेरित रहा है और वो तीसरी दुनिया या जो अमेरिका और यूरोप या नाटो के विरोधी कैंप के देश होते हैं उनके बारे में हमेशा नकारात्मक ढंग से रिपोर्टिंग करता है, इन्फॉर्मेशन को तोड़ता मरोड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी बड़ी घटना पर, किसी बड़े संघर्ष पर, युद्ध पर अपनी राय बनाना चाहें तो ऐसे लोगों की राय पर भी ध्यान दें, ऐसे लोगों द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर भी ध्यान दें जो कि उस खेमे के नहीं हैं। उस खेमे को आलोचनात्मक दृष्टि से या यूँ कहें कि उस खेमे के द्वारा जो खबरें छिपाई जा रही हैं उन्हें निकाल कर सामने रखते हैं और तस्वीर का एक दूसरा रुख हमें दिखाते हैं। आज मैं आपके साथ यही करने जा रहा हूं। आपको ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है उसमें पूरी एक तरह की खबरें मीडिया में भर दी गई हैं। उसे वार प्रोपेगेंडा आप कह सकते हैं, जो अमेरिका या पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका और इजराइल को बहुत ही मजबूत, ताकतवर और इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वो तो बहुत सही काम कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान को कमज़ोर दिखाया जा रहा है, ईरान को खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया कुछ निष्पक्ष और बेखौफ पत्रकारों से खाली हो गई है। कहीं ना कहीं से ये आवाज़ें उठती हैं और हमारे सामने सच्चाई भी पेश करती हैं। जैसे इजराइल के ही पत्रकार हैं अलोन मिज़राही, वो यहूदी हैं, ध्यान रखिए, वो इजरायली भी हैं, यहूदी भी हैं, और उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर ईरान इजराइल संघर्ष पर अपनी राय व्यक्त की है और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ईरान इस जंग को लड़ रहा है, और न केवल लड़ रहा है बल्कि उसने जो भी कार्रवाइयाँ की हैं उससे पूरे मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेंस दिखाया है, क्षेत्रीय प्रभुत्व दिखाया है और अपने हमलों से ज़बरदस्त नुकसान भी पहुंचाया है, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या अमेरिका के समर्थक पिट्ठू अरब मुल्क हो, उनको भी नुकसान पहुंचाया है। तो एक तो मैं मिज़राही की जो रिपोर्टिंग है, जो उनका एनालिसिस है या उनकी जो राय है वो भी आपसे शेयर करूंगा, और कुछ और जो लेखक, पत्रकार, विश्लेषक हैं उनकी राय भी आपके सामने रखूंगा कि वो इस युद्ध को किस तरह से देख रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि 28 फरवरी को हमले की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान का जो सैन्य कमांड स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है और रिवोल्यूशनरी गार्ड से केंद्रित है, उस पर अटैक किया था और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei समेत 40 बहुत ही प्रमुख लोगों की हत्या कर दी थी, और ये इसी से संघर्ष भड़का था। इजराइल ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से अगर देखें तो ये अपराध था, ये वार क्राइम था और ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन उसके बाद जो अभी तक 6 दिन गुजर चुके हैं, 7वां दिन चल रहा है, उसमें उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है इस पूरे संघर्ष का? क्या जो डोमिनेंस शुरू में अमेरिका और इजराइल ने दिखाया था 28 फरवरी के हमले में, क्या वो कायम है, या ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है उसका असर दिख रहा है? तो एलोन मिज़राही, जो कि मैंने जैसा आपको कहा कि इजरायली पत्रकार हैं, सब स्टैक लेखक हैं और एंटी ज़ायनिस्ट यानी जो यहूदीवाद है उसके विरोधी माने जाते हैं। यहूदीवाद मतलब जो जिस तरह का बेन्यामिन नेतन्याहू या उनकी पार्टी और इस तरह जो एक्सट्रीमिस्ट एंटी मुस्लिम स्टांस के साथ राजनीति करते हैं, जिनकी नफ़रत की राजनीति है, जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार करता है, उसी तरह की राजनीति वो भी लोग भी करते हैं। तो उनके
मुखालिफ हैं वो, और लगातार लिखते रहे इस बारे में। तो उनके कुछ निष्कर्ष हैं। उनमें पहला निष्कर्ष ये है कि मिज़राही ने कहा कि इज़राइल ने ईरान को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों ने उल्टा साबित किया। ये साबित किया ये एक ऐसा युद्ध है जिसे पश्चिम जीत नहीं सकता, इज़राइल की रणनीतिक हार होगी। ये मिज़राही कह रहे हैं, जो इज़राइली हैं, यहूदी हैं, वो कह रहे हैं कि पश्चिम इस युद्ध को जीत नहीं सकता और इज़राइल की रणनीतिक हार होगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अमेरिका ईरान पर हमला करके सबसे अपमानजनक हार झेलेगा, क्योंकि उसकी जो अमेरिकी सैन्य छवि है वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। उनका दूसरा निष्कर्ष है कि ईरान ने पूरे क्षेत्र मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा दिखा दिया है, अपनी सैन्य ताकत के ज़रिए, अपने हमलों के ज़रिए। मिज़राही के अनुसार कि 48 से 72 घंटों में ही ईरान ने इज़राइल को दुर्बल कर सकता है। ये इससे पहले कि अमेरिका यूरोप हस्तक्षेप करें, ये इस हमले के ज़रिए ईरान ने साबित किया है। वो ये भी मानते हैं कि युद्ध का अंत या तो ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक का अंत होगा या फिर इज़राइल का, और वो उनका कहना यह है कि ईरान पर वो दांव लगा रहे हैं कि ईरान तो रहेगा लेकिन इज़राइल का अंत होगा, ये उनका कहना है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने 14 देशों पर हमले करके भारी नुकसान पहुंचाया है। जैसे इज़राइल में जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पर मिसाइल से हमले किए हैं और वहाँ 8 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। मिज़राही ने इज़राइल को मूर्खतापूर्ण युद्ध लड़ने वाला कहा है और जो ईरान की भेद्यता साबित करने में विफल रहा है। मतलब इतने हमले के बावजूद इज़राइल ये साबित नहीं कर पाया कि ईरान अभेद्य नहीं है। फिर उनका आखिरी निष्कर्ष ये है कि वो कहते हैं कि ईरान आउट स्मार्ट, आउट परफॉर्म और आउट लास्ट करेगा, क्योंकि उसकी रणनीति प्रॉक्सी वार से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बदल गई है। अभी तक वो प्रॉक्सी के ज़रिए इज़राइल से लड़ रहा था, अब सीधे सीधे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे आ गया है। इसलिए इस मोर्चे पर वो इज़राइल के मुकाबले ज़्यादा सफल, कामयाब होगा और वो जीवित रहेगा। ये एलोन मिज़राही की राय है, जो इज़राइली पत्रकार हैं, यहूदी हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और मध्य पूर्व की पूरी सियासत को बहुत गहराई से समझते हैं। अब हम कोई ज़रूरी नहीं है कि एक विशेषज्ञ की राय पर निर्भर करें और उसे अंतिम निष्कर्ष मानकर स्वीकार कर लें। इसलिए कुछ और हमें जर्नलिस्ट या जो एनालिस्ट हैं उनकी राय पर भी गौर करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अब हम लेते हैं मिज़राही अर्नौत, ये जो एक लिबरल थिंक टैंक है और द कन्वर्सेशन फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। वे कहती हैं कि इज़राइल ईरान में रिजीम चेंज चाहता है, लेकिन उसके पास कोई कोहेरेंट एंड गेम नहीं है। उसने हमला तो कर दिया है, वो रिजीम चेंज भी चाहता है, लेकिन उसके पास ये कैसे करना है, कैसे इसको लागू करना है, इसका कोई रणनीति उसकी नहीं है। और ईरान के हमलों ने क्षेत्र को बर्न द लॉन, पूर्ण विनाश की ओर धकेल दिया है, लेकिन इज़राइल के लिए ये बैकफायर कर रहा है। यानी इज़राइल ने जो कदम उठाया था उसके जवाब में जो ईरान ने हमले किए हैं, उससे साबित हो रहा है कि इज़राइल की कार्रवाई अब बैकफायर कर रही है, उसे ही नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अगराची। ठीक है, उनका एक तरफा मत होगा, जाहिर है, चूँकि वो ईरान के हैं। वे कहते हैं कि अगर अमेरिका ग्राउंड वार चाहता है तो ईरान तैयार है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका इज़राइल पर विश्वासघात का आरोप लगाया, क्योंकि हमले तब हुए जब वार्ताएं चल रही थी। ईरान ने साबित किया कि वो पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध कर सकता है। ये ईरान के विदेश मंत्री का कहना है। कोई एनालिस्ट नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है, कोई निष्पक्षता नहीं है, इसलिए हम इनकी राय का केवल उल्लेख कर रहे हैं, हम इस पर उतना वज़न नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो
इजराइल की एक पत्रिका की से जुड़ी पत्रकार हैं ओरली नॉय। वे कहती हैं कि इजराइल ने ऐतिहासिक जीत का दावा तो किया था, लेकिन अब ईरान पर नया हमला शुरू किया जो राजनीतिक असहमति को दबा रहा है। ये इजराइल के अंदर राजनीतिक असहमति को दबाने की बात कर रही हैं। और ईरान के हमलों से इजराइल में नागरिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये उन्होंने कहा है, यह युद्ध हम हैं इसलिए हम युद्ध में हैं की मानसिकता को दिखाता है। मतलब ये इजराइल की युद्ध मानसिकता को दिखाता है कि वो लगातार युद्ध लड़ रहा है, लगातार युद्ध थोप रहा है, और ईरान पर हमले को वो इसी मानसिकता का परिचायक बता रही हैं। अमेरिकी कंजर्वेटिव रिपब्लिकन ओवरसीज के एरोल मार्कोच हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को हराना आसान नहीं है। ट्रंप ने भले ही दावा किया था, लेकिन वास्तविकता में और दावों में बड़ा फर्क है। वो पूछ रहे हैं कि युद्ध कहाँ जा रहा है। क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह ह्यूती को सक्रिय किया है ईरान ने, जो अमेरिका की मिडिल ईस्ट डोमिनेंस को ख़त्म कर सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी तक मिडिल ईस्ट पर जो अमेरिका का डोमिनेंस था, प्रभुत्व था, ईरान जिस तरह से युद्ध लड़ रहा है, चाहे वो प्रॉक्सी के ज़रिए लड़ रहा हो, चाहे सीधी लड़ाई लड़ रहा हो, उससे अमेरिका का डोमिनेंस मध्य पूर्व पर ख़त्म हो सकता है। और ये मैं बता दूं कि ये अकेले एरोल मार्कोच नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस युद्ध का जब अंत होगा तो अमेरिका का जो प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है मध्य पूर्व पर, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, दोनों ही स्तरों पर वो डोमिनेंस खत्म होने जा रहा है। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से चैलेंज किया है, जिस तरह से अमेरिका के समर्थक देशों पर हमला किया है, उससे अमेरिका के समर्थक देशों का विश्वास भी हिल गया है कि अमेरिका उनकी रक्षा करने में सक्षम है या नहीं है। ये आशंका उन सब के मन में भर चुकी है। वहाँ के बहुत सारे कारोबारी व्यापारी खुलकर ट्रंप से कह रहे हैं कि आपने क्या सोचकर युद्ध शुरू किया है, और इस युद्ध के बहुत ही घातक परिणाम इस क्षेत्र में होंगे और उसका खमियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। ये बैकफायर करेगा। तो मध्य पूर्व में केवल ऐसा नहीं है कि जो वहाँ के शासक हैं, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, वो चिंतित हैं, बल्कि पूरे समाज में एक जो चिंता पैदा हुई है, खलबली पैदा हुई है, आर्थिक जगत में हुई है, वो एक अमेरिका विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रही है, और ये अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। एक और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं अबू बिलाल अब्दुल रज़ाक। वे कहते हैं कि अमेरिका ने गल्फ देशों को ईरानी मिसाइलों के हवाले छोड़ दिया, जो अमेरिकी डोमिनेंस का अंत हो सकता है। ईरान के हमलों ने अरब देशों को भूकंप जैसा झटका दिया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी कही थी कि गल्फ के देशों में एक तरह की असुरक्षा पैदा हो गई है ईरानी हमलों के बाद, कि अमेरिका उन्हें बचा भी सकता है कि नहीं, उनकी रक्षा भी कर सकता है नहीं। और जैसे ही ये सवाल उनके मन में पैदा होता है, वैसे ही अमेरिकी डोमिनेंस का अंत शुरू हो जाता है। उनका कहना यही है, अब्दुल रज़ाक का, कि वो डोमिनेंस का अंत हो सकता है। और ईरान के हमलों ने अरब देशों को भूकंप जैसा झटका दिया है। एक अकेले देश ने 14 देशों पर हमला करके नुकसान पहुंचाकर उन्हें हिलाकर रख दिया है। फिर इस तरह की राय व्यक्त करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और उनमें बहुत सारे अमरीकी हैं। अमेरिका और इजराइल के पत्रकार विश्लेषक ही अमेरिका और इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने युद्ध थोपा है ईरान पर, जबकि ईरान तैयार था कंप्रोमाइज़ के लिए, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको वाइंड अप करने के लिए तैयार था, इसके बावजूद हमला किया गया, वो भी इसराइल के दबाव में, बेन्यामिन नेतन्याहू के दबाव में, और शायद ट्रंप कंप्रोमाइज़ थे, और इस वजह से ये हमला थोपा गया। और उस हमले से एक पूरे विश्व में की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो ये कहना चाहिए कि अराजक नीति, जिसमें कहीं भी जिम्मेदारी का भाव नहीं है, बस हमले करो, राष्ट्राध्यक्षों की हत्या कर दो, उनको किडनैप कर लो, एक तरह का आपराधिक चरित्र जो अमेरिका का है वो इसमें दिख रहा है और उससे बहुत सारे लोग विचलित हैं और इसका सीधा असर पड़ना लाजमी है अमेरिका की ताकत, छवि, प्रभुत्व पर। और अगर अमेरिकी प्रभुत्व प्रभावित होता है तो इजराइल भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आप ध्यान रखिए कि चीन ने कहा है कि इजराइल को डिसमेंटल कर देना चाहिए। एक बहुत बड़ा बयान है कि इजराइल देश वहाँ होना ही नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं कि इजराइल देश थोपा गया था ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए, ब्रिटिश साम्राज्य के ज़रिए, और ये ज़बरन बनाया हुआ मुल्क है और इस मुल्क के बनते ही पूरे क्षेत्र में एक ज़बरदस्त स्थिरता पैदा हुई और लगातार हिंसा और युद्ध का माहौल बना हुआ है। तो चीन का कहना गलत नहीं है। इजराइल अब देश कहलाने लायक नहीं है क्योंकि वो एक आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहा है, एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है और किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने को तैयार नहीं है, किसी समझौता वार्ता को सिरे नहीं चढ़ने देता है, बीच में ही उसमें व्यवधान पैदा करके और माहौल को ख़राब कर देता है। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इजराइल का वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए और जो देश नए बने या फ़िलिस्तीन बने उसमें अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से रहने को तैयार हो तो रहें। हालांकि ये काल्पनिक सोच है, इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, लेकिन यही एक व्यवहारिक रास्ता भी हो सकता है, सल्यूशन भी हो सकता है। बहरहाल इस सल्यूशन से अलग फ़िलहाल जो हम बात कर रहे थे कि ईरान ने अपना वर्चस्व साबित किया है हमले करके, और मध्य पूर्व में अमेरिका का जो वर्चस्व है, प्रभुत्व है, उसके ढलान के संकेत इससे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।